हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 4 के लिए ईवीएस हमारा परिवेश भाग 2 के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 1, 2, 3, 4। हमने सीखा समझा 1 स्वच्छता और स्वस्थ है, अध्याय 5, अध्याय 6 प्रकाश, छाया और मौसम के सभी क्वेश्चन आंसर्स। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अध्याय 7 रेगिस्तान का तूफान, जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी गतिविधियां, आकलन और अभ्यास कार्य के क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के तहत मिल सके। अध्याय 7 है आपका रेगिस्तान का तूफान। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। 3 फ्रेंड्स की ये कहानी है। बंदर, खरगोश और कछुआ तीनों रेगिस्तान की यात्रा करना चाहते थे। इन तीनों के लिए रेत में चलना कठिन था, लेकिन ऊँट के लिए नहीं। सोचा क्या करें, तो उन्होंने ऊँट से राय ली। अगली सुबह वे पानी और खाना लेकर रेगिस्तान की यात्रा पर निकले, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उनके पैर रेत में धंसने लगे। ऊँट ने कहा, आप लोग मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मेरे पैर बड़े हैं इसलिए वे रेत में नहीं धंसते। तीनों को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊँट चलने लगा। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलने लगी, चारों तरफ रेत उड़ने लगी। कछुए ने ऊँट के कुबड़ के बीच बैठकर अपना सिर जो है वो अंदर कर लिया। बंदर और खरगोश ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब तूफान थम गया तो कछुए ने ऊँट से पूछा, क्या आप रेगिस्तान में जो तूफान आता है, रेतीला तूफान, उससे नहीं डरते? ऊँट ने उत्तर दिया। तो क्या उत्तर दिया होगा, आपको क्या लगता है ऊँट ने क्या उत्तर दिया होगा? तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। रेतीले तूफान में ऊँट को डर नहीं लगता। इसका कारण यह है कि ऊँट ने कछुए को यह उत्तर दिया कि वह रेतीले तूफान से इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसकी नाक की बनावट ऐसी होती है कि वह धूल के कण को अंदर जाने से रोकती है, और उसकी पलकें लंबी होती हैं जो उसकी आंखों को रेत से बचाती है। आपने देखा होगा ऊँट की जो पलकें होती है काफ़ी लंबी होती है ताकि जो धूल के कण है वो आंखों में नहीं जा सके। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या आप जानते हैं ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? सोचकर बताएं ऐसा क्यों कहा जाता है। ऊँट रेत पर आसानी से चल पाते हैं क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऊँट आसानी से रेत पर चल पाते हैं क्योंकि उनके पैर गद्दीदार और चौड़े होते हैं, जिससे वे रेत में धंसते नहीं हैं और आसानी से चल पाते हैं। अगला यहाँ पर है, देखिए इसी के तहत एक और क्वेश्चन, ऊँट को घंटों तक प्यास नहीं लगती क्योंकि। तो देखिए ऊँट को प्यास इसलिए नहीं लगती क्योंकि वे एक बार में बहुत सारा पानी 100 से 150 लीटर पी सकते हैं। उसे 5-6 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ठीक है। अगला है, खरगोश और बंदर अगर खुद ही यात्रा करते तो उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता? तो आंसर लिखेंगे, खरगोश और बंदर को आने वाली समस्याएं यहाँ पर इस तरह से हो जाएंगी कि अगर खरगोश और बंदर खुद ही यात्रा करते तो उन्हें निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता। रेत में उनके पैर धंस जाते, जिससे चलना मुश्किल हो जाता। उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ता क्योंकि वे ऊँट की तरह लंबे समय तक बिना पानी के नहीं रह सकते। अगला है यहाँ पर, ऊँट तो बिना पानी के बहुत देर तक रह सकता है, बंदर और खरगोश तो बिना पानी पिए अधिक समय तक नहीं रह सकते। उन दोनों का क्या हुआ होगा? तो उन्हें देखिए क्या हुआ होगा कि बंदर, खरगोश बिना पानी पिए ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते, इसलिए वे अगर ऊँट के बिना होते तो उन्हें प्यास और थकावट के कारण रेगिस्तान में जीवित रहने में कठिनाई होती और वे जीवित नहीं रह पाते। अगला आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट पेज में जो आपका है दे रखा है, रेगिस्तान का जहाज। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि यह रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन है। ऊँट एक बार में 100 से 150 लीटर तक पानी पी सकता है, 5 से 6 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसके पैर गद्दीदार मोटे होते हैं जिससे रेत में आसानी से चल पाते हैं। अपनी यात्रा में तीनों को बबूल, रोहिडा, झाड़ियाँ मिली जो कि रेगिस्तान में देखे जाते हैं, तो जिनसे तीनों ने अपनी भूख मिटाई। रास्ते में उन्हें चिंकारा भी मिला। चिंकारा हिरन प्रजाति का एक प्राणी होता है जो हमारी रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसी तरह यहाँ के लोग गर्मियों में इन क्षेत्रों में किस तरह रहते होंगे वो आपको बताना है। तो सोचो और बताओ में क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन का बारी बारी से आंसर देखेंगे। तो कछुआ पानी में और धरती पर दोनों जगह कैसे रह लेता है? आंसर लिखेंगे, कछुआ पानी में और धरती पर दोनों जगह रह सकता है क्योंकि यह उभयचर प्राणी होता है। इसके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि पानी में भी तैर सकता है और धरती पर भी चल सकता है। ये पानी में सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों का प्रयोग करता है। कुछ प्रजातियां पानी के अंदर भी ऑक्सीजन ले सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली, तेंदुआ यदि पेड़ पर चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ पाते हैं और कुत्ता क्यों नहीं चढ़ पाता? ऐसा क्यों? बिल्ली और तेंदुआ जैसे जानवरों के पंजे नुकीले, मुड़े हुए होते हैं जिससे पंज मजबूत पकड़ होती है, जिससे वे पेड़ों पर आसानी से चढ़ पाते हैं। उनकी शरीर की बनावट भी फुर्तीली होती है जो उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में मदद करती है। कुत्ते के पंजे पेड़ पर चढ़ने के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, इसलिए वे पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं। अगला है,
पशु खुद को बहुत तेज ठंड में गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, इसी प्रकार बहुत गर्मी में वे खुद को ठंडा कैसे रखते हैं। तो तेज ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए कुछ जानवर जैसे भालू सर्दियों में निष्क्रिय अर्थात हाइबरनेशन में चले जाते हैं, दिखते नहीं हैं, वो छुप जाते हैं। कई जानवरों के शरीर पर मोटी फर या पंखों की परत होती है जो उन्हें इंसुलेशन प्रदान करती है। कुछ जानवर झुंड में रहते हैं और एक दूसरे के पास रहकर गर्मी बनाए रखते हैं। और बहुत गर्मी में खुद को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं कि कुछ जो जानवर हैं छायादार स्थानों या बिलों में रहते हैं। पसीना आना या हाफना जैसे कुत्ते शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो जब वो जी को बाहर निकलते हैं यानी अपने शरीर को वो ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। कुछ जानवर रात में सक्रिय होते हैं निशाचर, ताकि दिन की गर्मी से बच सकें। अगला क्वेश्चन है, जंगल में आग लगने पर पशु पक्षी कैसे खुद को बचाते होंगे। तो जंगल में आग लगने पर पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे भागना। कई जानवर आग से दूर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हैं। छिपना, छोटे जानवर बेलों या घनी वनस्पतियों में छिपने की कोशिश करते हैं। उड़ना, पक्षी उड़ करके सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में निवास करने वाले परिवारों का रहन सहन कैसा होता है। तो रेगिस्तान में रहने वाले परिवार कठोर परिस्थितियों के अनुकूल अपना जीवन जीते हैं। आवास में वे अक्सर मिट्टी और स्थानीय सामग्री से बने घरों में रहते हैं जो गर्मी से सुरक्षा प्रदान करती है। पानी का संरक्षण में पानी की कमी के कारण वे पानी का सावधानी से उपयोग करते हैं, अक्सर पानी के स्रोतों के पास रहते हैं। वस्त्र वे ढीले और हल्के कपड़े पहनते हैं जो उन्हें धूप और रेत से बचाते हैं। ऊंट जैसे जानवर परिवहन के मुख्य साधन होते हैं जिन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। वे अक्सर खाना बदोश होते हैं, पानी और चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। अगला है यहाँ पर स्वयं कीजिए। तो ये तो था आपके सोचे और समझे का आंसर, ठीक है, जिसमें हमने पांचों क्वेश्चन के आंसर देख लिए। अब है आपका स्वयं कीजिए जो आपको खुद की तर्क विधि से करनी है। तो सभी के आंसर हम बारी बारी से देखेंगे। आइए पशु पक्षियों के बारे में कुछ जानें और पता लगाएं। तो क्या आपने कभी सोचा है कछुआ और खरगोश के पैरों में अंतर क्या होता है। तो आंसर देखेंगे, कछुए के पैर चौड़े और छोटे होते हैं जो पानी में तैरने और धरती पर धीरे चलने के लिए अनुकूल होते हैं, जबकि खरगोश के पैर लंबे और मजबूत होते हैं जिससे वह तेज दौड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, बत्तख और कबूतर के पैरों में क्या अंतर होता है। बत्तख के पैर जालीदार होते हैं जिससे वह पानी में आसानी से तैर सकती है, जबकि कबूतर के पैर पतले और बिना जाली के होते हैं जो बैठने और चलने के लिए बने होते हैं। आसपास के पक्षियों की चोंच को ध्यान से देखो, क्या सभी की चोंच एक जैसी होती है। तो आंसर हो जाएगा, सभी पक्षियों की चोंच एक जैसी नहीं होती। चोंच का आकार उनके भोजन के प्रकार के अनुसार बदलता है। जैसे तोते की चोंच कठोर फल तोड़ने के लिए, हंस की चोंच पानी से भोजन छानने के लिए और गिद्ध की चोंच मांस फाड़ने के लिए होती है। तो आप शेप देख सकते हैं, अलग अलग शेप आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4th क्वेश्चन, आपको क्या लगता है पक्षियों की चोंच का आकार उनके खाने से जुड़ा हुआ है, कैसे। तो कबूतर की चोंच पतली और सीधी होती है जिससे वह अनाज और बीज खाता है, जबकि मुर्गी की चोंच थोड़ी मुड़ी हुई होती है और मजबूत होती है जिससे वह जमीन खोदकर कीड़े मकोड़े और अनाज खाती है। तो इसलिए आकार जो है वो अलग अलग होता है। अगला है, कबूतर और मुर्गी के पंखों की बनावट की तुलना करके देखो, दोनों में क्या अंतर है और क्यों। तो आंसर लिखेंगे, कबूतर के पंख उड़ने के लिए अनुकूल होते हैं, वे हल्के और मजबूत होते हैं जिससे लंबी दूरी उड़ने में मदद मिलती है। मुर्गी के पंख छोटे और कम विकसित होते हैं जो उसे केवल छोटी दूरी तक उड़ने या फुदकने में सहायता करते हैं, बस उसके अलावा वो उड़ नहीं सकती लंबी दूरी तक। अगला है 6th क्वेश्चन, आसपास के पशुओं की आवाज़ें सुनो, क्या तुम्हें उनकी आवाज़ों से उनकी भावनाओं को पता चलता है। तो आंसर हो जाएगा हाँ, पशुओं की आवाज़ों से उनकी भावनाओं को कुछ हद तक पता चलता है। जैसे कुत्ते का भौंकना खुशी, डर या आक्रामकता को दर्शाता है कि वो आक्रामक कब रूपी भौंक रहा है या वो डर के कब भौंक रहा है, तो आप दर्शा सकते हैं। बिल्ली का म्याऊ करना ध्यान आकर्षित करने या संतुष्टि व्यक्त करने के लिए हो सकता है। अगला है, क्या आपने विचार किया है चींटियाँ रास्ता कैसे खोजती हैं। तो चींटियों द्वारा रास्ता खोजने का ये है कि चींटियां फेरोमोन नामक रासायनिक संकेतों का प्रयोग करती हुई रास्ता खोजती हैं। जब एक चींटी भोजन पाती है तो वह वापस लौटते समय एक फेरोमोन निशान छोड़ती है जिसका अनुसरण करके अन्य चींटियां भोजन तक पहुंचती हैं। तो आप देखिएगा बिल्कुल वही लाइन में चलती रहती है चींटियां जिस लाइन में वो चल रही हैं शुरू से। अगला है क्वेश्चन, अपने आसपास किसी जानवर को भोजन खोजते हुए देखो कि वह भोजन कैसे ढूंढता है। तो आंसर हो जाएगा, कुत्ते और बिल्लियां अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग करते हैं। कुत्तों को आपने देखा होगा सूंघ करके अपना भोजन ढूंढते हैं। उल्लू और बाज अपनी तेज दृष्टि का उपयोग करते हैं और चमगादड़ इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। तो अलग अलग जानवरों का अलग अलग तरीका होता है भोजन खोजने का।
अगला क्वेश्चन 9th है, जल में रहने वाले जीव जंतु के नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा, जल में रहने वाले जीव जंतु के नाम है मछली, कछुआ, मेंढक, मगरमच्छ, डॉल्फिन और व्हेल। अगला है, विभिन्न पशुओं और पक्षियों के शरीर का रंग, आकृति और आकार देखो। क्या आप सोच सकते हैं उनके रंग उनके लिए कैसे सहायक होते हैं, जैसे छिपने में, शिकार करने में या साथी को बुलाने में? तो आंसर होगा, पशु पक्षियों के शरीर का रंग, आकृति और आकार उन्हें कई तरह से सहायक होते हैं। जैसे छिपने में कैमोफ्लाज, कुछ जानवर अपने परिवेश में मेल खाने वाले रंग और पैटर्न विकसित करते हैं ताकि वे शिकारियों से छिप सके या शिकार को आसानी से पकड़ सके, जैसे गिरगिट। शिकार करने में जैसे शिकारी पक्षियों के रंग और आकार उन्हें शिकार को आसानी से पकड़ने में मदद करते हैं, जैसे तेंदुओं के धब्बे। साथी को बुलाने में कुछ पक्षियों की चमकीली रंग और विशेष आकृतियां साथी को आकर्षित करने में सहायता होती हैं, जैसे मोर के पंख। ठीक है, तो इस तरह से उनके पंख भी अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। और 11th क्वेश्चन है, कि आपने कभी कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी सुनी है? सोचो कि कछुआ इतना धीमा क्यों चलता है और खरगोश इतना तेज क्यों दौड़ता है? तो आंसर लिखेंगे, कछुआ और खरगोश की दौड़ की कहानी एक प्रसिद्ध नैतिक कहानी है जिसे आपने हर किसी ने सुना होगा, जो सिखाती है धीमी और स्थिर दौड़ जीतता है। कछुआ धीमा क्यों चलता है? तो कछुए का शरीर भारी कवच से ढका रहता है, उसके पैर छोटे होते हैं जो उसे तेजी से चलने से रोकते हैं। यह उसकी सुरक्षा के लिए अनुकूलन है। खरगोश तेज क्यों दौड़ता है? तो खरगोश के पिछले पैर लंबे और मजबूत होते हैं जो उसे छलांग लगाकर बहुत तेजी से दौड़ने में सक्षम बनाते हैं। यह उसे शिकारियों से बचने में मदद करता है। नेक्स्ट है, संकट में समझदारी, कठिनाइयों से निपटने की सीख। तो क्या बताया गया है, देखिए सीख कैसे मिलती है कठिनाई में, जो समझदारी दिखाते हैं। तो रेगिस्तान में आई कठिनाइयों का सामना सबने मिलकर कर लिया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कहीं पर कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे बहुत तेज बारिश होना, बाढ़ आ जाना, नदी में नहाते समय किसी का डूबना या सड़क पर कोई दुर्घटना होना। ऐसे समय में हमें तुरंत सहायता का तरीका ढूंढना पड़ता है। यदि हम प्राथमिक तरीके से या प्राथमिक उपचार के तरीके जानते हैं तो हम अपनी और दूसरों की सहायता कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास कभी ऐसा देखा है? सोचो, यदि बाढ़ आ जाए, कोई पानी में डूबने लगे एवं सड़क दुर्घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो उत्तर होगा, यदि बाढ़ आ जाए तो पानी में डूबने लगे अगर कोई व्यक्ति या सड़क पर दुर्घटना हो जाए तो मैं निम्नलिखित उपाय करूंगा या करूंगी। बाढ़ आने पर हम क्या कर सकते हैं? सुरक्षित ऊंची जगह पर जाने की कोशिश करूंगा या करूंगी। बिजली के तारों और पानी से दूर रहूंगा या रहूंगी। और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए चिल्लाऊंगी या चिल्लाऊंगा। किसी को सूचित करूंगा, किसी बड़े को सूचित करूंगा, या टेलीफोन का यूज़ करके हम किसी को भी सूचित कर सकते हैं। और कोई पानी में डूबने लगे तो हम क्या कर सकते हैं? तुरंत मदद के लिए बड़ों को बुलाऊंगा या बुलाएंगे। यदि संभव हो तो उन्हें सहारा देने के लिए कोई रस्सी या लकड़ी का टुकड़ा फेंकने की कोशिश करूंगा या करूंगी, लेकिन खुद पानी में नहीं जाऊंगा क्योंकि उससे आप भी डूब जाएंगे। आसपास के जो लोग हैं उनको सूचित करूंगा या करूंगी ताकि वे मदद कर सकें। अगला, सड़क दुर्घटना होने पर क्या कर सकते हैं हम? तो देखिए, सड़क दुर्घटना होने पर हम ये कर सकते हैं कि तुरंत बड़ों को या आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, एम्बुलेंस को सूचित करूंगा या करूंगी। घायल व्यक्ति को छूने या हिलाने की कोशिश नहीं करूंगा या करूंगी जब तक कि कोई बड़ा या प्रशिक्षित व्यक्ति मौजूद ना हो। सुरक्षित दूरी पर रहूंगा या रहूंगी। भीड़ नहीं लगाऊंगा या लगाऊंगी। ठीक है, बट आपको एक चीज़ कर देनी चाहिए, अगर आपको कोई भी ऐसी दुर्घटना दिखती है, आप तुरंत से एम्बुलेंस और पुलिस को सूचित कर दें। 101 डायल कर दें, 100 नंबर डायल कर दें, ताकि जो निर्धारित स्थान पर है, वो जो घटना हुई है वहाँ पर उनमें से कोई भी एक आध पहुँच जाए तो हम किसी की भी जान बचा सकते हैं इसीलिए। ठीक है, तो इन सभी स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घबराना नहीं है। तुरंत बड़ों को या आपातकालीन सेवाओं को सूचित करना होगा। यदि प्राथमिक उपचार की जानकारी हो तो उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आइए चर्चा करें, ऐसी घटनाओं में आप कैसा अनुभव करते हैं? आप खुद को शांत, सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम जब ऐसी घटनाएं देखते हैं तो हम विचलित से हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें अपना आपा नहीं खोना है, हमें धैर्य से काम करके उसकी जो उपाय हैं सुरक्षित होने के, वो हमें देखने होंगे। तो आप दूसरों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाते हैं? यदि कभी बाढ़ का पानी आपके घर में घुसने लगे तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, इन सभी पर चर्चा करते हैं पहले, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ऐसी घटना में आप कैसा अनुभव करते हैं? ऐसी घटनाओं में व्यक्ति चिंतित, भयभीत, दुखी सा महसूस करता है, लेकिन साथ ही मदद करने की इच्छा भी हो सकती है। आप खुद को शांत और सुरक्षित कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, शांत रहने के लिए गहरी सांस लें, स्थिति का अवलोकन करें, सुरक्षित स्थान पर जाएं और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। आप दूसरों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाते हैं? तो दूसरों की सहायता के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, प्राथमिक उपचार दें, यदि आवश्यक हो तो पेशेवर मदद अर्थात डॉक्टर या बचाव दल को बुलाएं।
यदि कभी बाढ़ का पानी आपके घर में घुसने लगे तो आप क्या करेंगे? यदि बाढ़ का पानी हमारे घर में घुसने लगे तो तुरंत ऊंचे या सुरक्षित स्थान पर जाएंगे, बिजली बंद कर देंगे, आवश्यक सामान के साथ घर छोड़ देंगे यदि सुरक्षित रूप से संभव हो तो। अगर सभी जगह पानी भरा है और आप नहीं जा सकते सुरक्षित बाहर, तो आप ऊंचाई पर जाए, जैसे छत पर जा सकते हैं, ठीक है। और अपनी ज़रूरतमंदी जो चीज़ें हैं वो हमेशा अपने साथ रखें। तो इस तरह से हम किसी परिस्थिति में अपना संतुलन कर सकते हैं। कुछ दोस्त खो खो खेल रहे थे, इतने में उनका साथी नीचे गिर गया, उसका घुटना और कौहनी छिल गए। उसे जल्दी से आशा दीदी के घर ले गए। आशा दीदी ने तुरंत उसका उपचार किया। देखो यहाँ आशा दीदी के उपचार का क्रम जो है वो उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो आप इसे सही क्रम में जमाएं। तो सबसे पहले क्या होगा, आशा दीदी क्या करेंगी, सबसे पहले घाव को धोएंगी। तो घाव को अच्छे से धोया, देन उन्होंने क्या किया, घाव को स्वच्छ कपड़े से, साफ कपड़े से पोंछा, घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई और एक साफ कपड़े की पट्टी बांधकर उस पर बांध दी। ठीक है, तो ये आशा दीदी का जो क्रम था उपचार का वो हमें सही करना था और लिख देना था। आगे देखेंगे, क्या आपने कभी ऐसी घटना देखी है? यदि हाँ तो आपने क्या किया था? तो आपने क्या किया था वो आपको बताना है। देखिए हम आगे देखेंगे इसका आंसर। ऐसी परिस्थिति के लिए हमें कुछ आवश्यक सामानों की पेटी रखनी चाहिए जिससे हम प्राथमिक उपचार कर पाएँ। तो आपको देखिए चित्र में दे रखा है प्राथमिक उपचार की पेटी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इजीली, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, प्राथमिक उपचार की पेटी दे रखी है जिसमें आपको काफ़ी सारे जो औजार हैं वो दे रखे हैं जो हम प्राथमिक उपचार के दौरान यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए इंजेक्शन है, पट्टियाँ हैं, ठीक है, ग्लव्स हैं, दवाइयाँ हैं जो निर्धारित ली जाती हैं, सीज़र है, स्टेथोस्कोप है। तो ये सभी चीज़ें प्राथमिक उपचार के लिए हमारे पास में होनी चाहिए, तो जिससे हम प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। तो समूह कार्य क्या है कि चित्र में कुछ सामान जो हमें दिखाई दे रहा है उस चित्र में वो दिए गए हैं। इनमें से प्राथमिक उपचार के आवश्यक सामानों की सूची बनाकर आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार की पेटी में आपको क्या क्या सामान होने चाहिए वो आपको लिखना है। तो देखिए क्या क्या होने चाहिए, पट्टियाँ होनी चाहिए, बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, कैंची, चिपकने वाला टेप, एडेसिव टेप जिसे बोलते हैं, दवाइयाँ, टैबलेट, कैप्सूल होने चाहिए जैसे बुखार की, सर्दी जुकाम की, थर्मामीटर, रुई होनी चाहिए, कॉटन, दस्ताने, ग्लव्स होने चाहिए, एंटीसेप्टिक लिक्विड जैसे डिटॉल, सेवलॉन ये होना चाहिए, सिरिंज और इंजेक्शन केवल प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए, ठीक है, जो जानता है इस चीज़ को लगाने के लिए, तो उसके लिए ये होना चाहिए। दर्द निवारक स्प्रे या मलहम जैसे कोई भी मूव का स्प्रे वगैरह ये हो जाना चाहिए ताकि तुरंत से हम दर्द को सही कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आवश्यक चीज़ें हमें लिखनी थी। यदि आपके सामने कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो क्या करेंगे, तो चोटग्रस्त व्यक्ति की सहायता के लिए क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार किस प्रकार करेंगे, उसके परिवारजन को कैसे सूचित करेंगे, तो ये आपको बताना है। तो देखिए चोटग्रस्त व्यक्ति की सहायता कैसे करेंगे, घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, उसे शांत रखेंगे, घबराने नहीं देंगे, तुरंत एम्बुलेंस या मेडिकल सहायता बुलाएंगे। प्राथमिक उपचार में क्या करेंगे, यदि खून बह रहा हो तो साफ कपड़े या पट्टी से दबाव डालकर रोकेंगे, घाव को साफ करेंगे, एंटीसेप्टिक लगाएंगे, हड्डी टूटने की स्थिति में उसे हिलाए नहीं, सहारा देकर स्थिर रखें। परिवारजनों को सूचना जैसे घायल की मोबाइल या पहचान पत्र से संपर्क नंबर ढूंढें, आसपास के लोगों से मदद लेकर परिवार को तुरंत फ़ोन या संदेश भेजें, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सड़क सुरक्षा चिन्ह या संकेत दे रखे हैं, जैसे ये साइन है स्टॉप का, ये साइन है जैसे जो हम क्रॉस कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ में क्रॉस कर रहे होते हैं वो वाला साइन है। इसी तरह से व्हील चेयर वाला एरिया है, ठीक है, व्हील चेयर वाले लोग जा रहे हैं। इसी तरह ये नो पार्किंग का साइन है, यहाँ पर आगे काम चल रहा है सड़क का, तो इस तरह से काम का हो गया। ये देखिए पैदल चलने के लिए एक रास्ता है, तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए आगे आपके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो गिर सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर निशान दे दिया गया है, यानी बचाव करके चलें। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाए, जैसे हॉस्पिटल के आसपास आपको इस तरह का साइन देखने को मिलेगा ताकि पेशेंट जो है वो विचलित ना हो। मोबाइल फ़ोन का जहाँ उपयोग नहीं करना होता है इस तरह का साइन बना रहता है। तो ये कुछ संकेत हैं सड़क सुरक्षा चिन्ह जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जैसे परियोजना कार्य आपको दे रखा है यहाँ पर, अपने साथियों के साथ बैठकर आपातकालीन स्थिति जैसे चोट लगना, आग लगना, बिजली का झटका लगना पर चर्चा करें। आप इन परिस्थितियों से बचने के लिए चार्ट बनाएं और उन्हें अपनी कक्षा में लगाएं। तो देखिए इन परिस्थिति में आप कैसे बच सकते हैं वो आपको बताना है, जैसे चोट लग गई, आग लग गई या बिजली का झटका लगा, ठीक है। तो देखिए पानी में डूबने से बचाव के लिए क्या करना है वो यहाँ पर लिख रखा है, आगे हम चोट लगना, आग लगना ये सब हम देखेंगे। तो देखिए पानी में डूबने से बचाव के लिए अपनी सुरक्षा निश्चित करें,
किसी ठोस वस्तु या रस्सी का सहारा लें ताकि आप खुद सुरक्षित रहें। पानी की गहराई और प्रभाव को समझें, तेज बहाव में सीधे प्रवेश करने से बचें। सहारा प्रदान करें, जैसे लकड़ी, रस्सी, हवा से भरा ट्यूब, कोई अन्य तैरने वाली वस्तु फेंककर व्यक्ति को पकड़ने में मदद करें। यदि पानी में जाना आवश्यक हो तो एक तैराकी उपकरण का उपयोग करें। डूबते व्यक्ति को पीछे से पकड़ें ताकि वह घबराकर आपको नुकसान न पहुंचाए। उसका सिर पानी से ऊपर रखें, व्यक्ति को धीरे धीरे किनारे की ओर ले जाएं और उसे शांत करने को रहने को कहें। इसी तरह देखिए, आग लगने और बिजली का झटका करने पर बचाव के क्या क्या तरीके होंगे वो हम सूची बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी जगह नहीं है, बहुत छोटे छोटे से स्पेस दे रखे हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, इस तरह से आप सूचित बना सकते हैं। आग लगने पर क्या करेंगे, तो तुरंत आग बुझाने का प्रयास करेंगे। पानी, रेत, अग्निशामक यंत्र, सुरक्षित स्थान पर जाएंगे। अग्निसेवा को सूचित करेंगे। क्या नहीं करेंगे, आग लगने पर घबराएं नहीं, बिजली के उपकरण को छूने से बचें। ज्वलनशील पदार्थों को आग के पास न रखें ताकि आग ज़्यादा न बढ़े। बिजली का झटका लगने पर क्या करेंगे, बिजली का स्रोत बंद करें। लकड़ी, प्लास्टिक जैसी अचालक वस्तु से व्यक्ति को अलग करें। तुरंत डॉक्टरी सहायता लें। नंगे हाथों से व्यक्ति को ना छुएं, पानी का उपयोग ना करें, भीड़ ना लगाएं। चोट लगने पर क्या करेंगे, चोट की गंभीरता के अनुसार प्राथमिक उपचार देंगे, जैसे साफ करें, पट्टी बांध दें। गंभीर चोट पर तुरंत डॉक्टरी सहायता लें। चोट को अनदेखा ना करें, बिना जानकारी के दवा ना लगाएं। बाढ़ आने पर क्या कर सकते हैं, ऊंचे स्थान पर जाएं, बिजली के उपकरण बंद कर दें। सुरक्षित पेयजल का प्रबंध करें, सरकारी निर्देशों का पालन करें। और क्या ना करें, पानी में ना उतरें, बिजली के खंभों तारों से दूर रहें, खाने पीने की चीज़ों को खुला न छोड़ें। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या नहीं करें और क्या करें वो हमें लिख देना था। आगे है, तैरने एवं डूबने से बचने के लिए उपयोग में आने वाले उपकरणों की सूची। तो देखिए, लाइफ जैकेट हमें बचा सकती है डूबने से। लाइफ बॉय जो जीवन रक्षक गोला होता है उसका यूज़ कर सकते हैं हम। रस्सी का यूज़ कर सकते हैं। फिर रबर की नाव रहती है, ट्यूब रहता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। अगला है संदेश पोस्टर बनाना। चोट लगने पर प्राथमिक उपचार में काम आने वाली वस्तु और उसके तरीके पर एक पोस्टर बनाकर प्रार्थना सभा में प्रस्तुत कीजिए, कक्षा में लगाइए। तो देखिए, पोस्टर इस तरह से आप लगा सकते हैं चोट लगने पर प्राथमिक उपचार का। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो है जो आपके बिजली का आघात होता है उससे संबंधित एक पोस्टर। ठीक है, आप यहाँ पर अन्य पोस्टर भी बना सकते हैं। प्राथमिक उपचार किट देखिए, ये आप कर सकते हैं यूज़। पोस्टर इस तरह से बना सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स जिसमें आपकी निम्नलिखित चीज़ें रह सकती हैं, जैसे थर्मामीटर हो गया, एंटीबायोटिक क्रीम हो गई, बैंडेड हो गई, दवा हो गई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, कैंची, कॉटन बॉल्स, ठीक है, ग्लव्स। तो इनमें से कोई भी आप बना सकते हैं। और प्राथमिक जो चिकित्सा के 4 चरण हैं वो भी आप दर्शा सकते हैं पोस्टर के माध्यम से। सुरक्षा निश्चित करें, व्यक्ति की स्थिति का आकलन करें, सहायता मांगे, अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। तो ये सभी यहाँ पर पोस्टर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो काम आने वाली वस्तुएं और उनके पोस्टर हमने देख ही लिए हैं, और किस तरह से प्राथमिक उपचार किया जाता है वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये वस्तुएं होगी प्राथमिक उपचार में काम आने वाली। अगला है, सोचिए और लिखिए कि बाढ़ आने पर बचाव के लिए क्या करेंगे, क्या ना करेंगे, और इसकी सूची बनाएंगे। आग लगने पर बचाव हेतु उपयोग में आने वाले उपकरणों की सूची बनाएंगे। तो आंसर देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, बाढ़ आने पर बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें, तो इसकी सूची बनाएं। तो देखिए, क्या करें में, ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर जाएं, बिजली के मुख्य स्विच और गैस बंद कर दें, पीने के पानी और भोजन का पर्याप्त स्टॉक रखें, सरकारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें, अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जलरोधी बैग में रखें। ठीक है, और क्या ना करें, बाढ़ के पानी में ना चलें, गाड़ी ना चलाएं, बिजली के तारों और खंभों को ना छुएं, दूषित पानी का सेवन ना करें, घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें। अब देखिए, आग लगने पर बचाव हेतु उपकरण जो होते हैं उनकी सूची बनाएंगे। तो देखिए, अग्निशामक यंत्र हो गया, रेत की बाल्टी हो गई, पानी की बाल्टी, होज पाइप, धुएं का अलार्म, स्मोक डिटेक्टर लगाएं, फर्स्ट एड किट, आग बुझाने वाला कंबल, फायर ब्लैंकेट भी आता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये सभी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं आग लगने पर। और अगर आपके पास भी इनमें से कुछ भी नहीं है ना, तो आप अगर बाई चांस किसी के भी घर में अगर थोड़ी सी भी आपको दिखती है आग लगने की चिंगारी, तो आप क्या करें, एक कोई सा भी गद्दा उठा करके उस पर डाल दें, क्योंकि गड्ढे में ना बहुत मोटा होता है ना, तो धीरे धीरे आग लगती है, एकदम से नहीं फैलती है। तो आप उसको अगर लपेट देंगे तो वो जो आग है जहाँ पर लगी है वो बुझ जाएगी। या आप कोशिश कर सकते हैं इस तरह से, आप जीन्स के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं अपने आप को ढकने के लिए। ठीक है, उसको कैंची से काट करके आप अपने आप को लपेट लीजिए जीन्स से, क्योंकि जीन्स का जो कपड़ा है वो कम अवशोषित होता है आग से। ठीक है, वो बहुत धीरे धीरे जलेगा, अगर जलेगा भी तो
तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में इनमें से कुछ भी नहीं हो तो पतले कंबल तो आजकल सभी के घर में होते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं आँख बुझाने के लिए, ठीक है, अपने आप को बचाव के लिए। अगर आप निकल नहीं पा रहे तो अपने आप को ढक लीजिए चारों ओर से, ठीक है, किसी ऐसे कपड़े से कि आप बच जाएं, ठीक है, आप ना जलें। तो ये सभी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मौसम में चेंजेस होने के कारण ये सब आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, और अंदर की जो क्वेश्चन आए थे हमारी गतिविधि और आकलन के, वो सभी क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिए हैं, पोस्टर सही, चित्र सही। अब आगे बात करेंगे अभ्यास कार्य की। तो देखिए, सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है, ऊंट ने बंदर, खरगोश, कछुए को अपनी पीठ पर क्यों बिठाया? क्योंकि ऊंट के पैर रेत में नहीं धंसते। तो ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। रेगिस्तान में कौन सा जानवर आसानी से चल सकता है? द ऊंट। चिंकारा क्या है? हिरन प्रजाति का प्राणी है। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊंट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट के पैर बड़े एवं गद्दीदार होते हैं, इसलिए वे रेत में नहीं धंसते। सही गलत बताना है। ऊंट तेज हवा से डरता है, तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि तेज हवा से नहीं डरता। कछुए ने तूफान के समय ऊंट के कुबड़ के पीछे बीच छिपकर अपना सिर अंदर कर लिया, तो ये सही है। बंदर और खरगोश रेगिस्तान में बिना पानी के रह सकते हैं? जी नहीं, गलत है। रेगिस्तान में बबूल, रोहिड़ा, झाड़ियाँ पाई जाती है, ये सही है। अगला 2 से 3 पंक्तियों में आंसर देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? ऊंट को घंटों तक प्यास क्यों नहीं लगती? यदि खरगोश, बंदर अकेली यात्रा करते तो कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता? रेगिस्तान में रहने वाले लोग गर्मी के समय कैसे रहते होंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि यह रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, रेत में नहीं धंसता, लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, जिससे ये रेगिस्तानी इलाकों में परिवहन का एकमात्र साधन है। ऊंट को घंटों तक प्यास क्यों नहीं लगती? तो ऊंट अपने शरीर में पानी और वसा को लंबे समय तक संचित रखता है, जिससे वह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। यदि खरगोश और बंदर अकेले यात्रा करते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ता? तो यदि खरगोश और बंदर अकेले रेगिस्तान में यात्रा करते तो उन्हें रेत में चलने में परेशानी, तेज धूप और पानी की कमी, थकान, तूफान से बचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। रेगिस्तान में रहने वाले लोग गर्मी के समय कैसे रहते होंगे? तो रेगिस्तान में रहने वाले लोग गर्मी के समय ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, पानी का सावधानी से उपयोग करते हैं और दोपहर में धूप से बचने के लिए घर में रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो पारंपरिक परिधान है ना, वो इसी की तर्ज पर बनाए गए। रेगिस्तान में आप देखिएगा, राजपूती जो पोशाक होती है वो पहनी जाती है, जिसमें हल्की ओढ़नी रहती है और कॉटन की कुर्ती रहती है, लहंगा होता है उसका, जो चोली रहती है वो सभी कॉटन के रहते हैं, वो बिल्कुल चुभते नहीं हैं। आप जब पहनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहन रखे हैं। और इसी तरह से धोती कुर्ता जो बनाया गया है, वो भी परिधान बिल्कुल जेंट्स के लिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि उसमें से भी हवा आर पार हो जाती है और काफ़ी कंफर्टेबल जोन में हो जाते हैं लोग। तो गर्मियों में इसलिए इन परिधानों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। रेगिस्तान इलाके में आप देखेंगे तो आज भी वहाँ पर इसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं। अगला है स्वयं कीजिए, जिसमें खोज और अवलोकन कार्य हैं। तो सभी क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाथी और बिल्ली के पैरों में क्या अंतर होता है? तो आंसर लिखेंगे, हाथी के पैर खंभे जैसे मोटे और मजबूत होते हैं, जबकि बिल्ली के पैर छोटे और गद्दीदार होते हैं, जो उसे चुपचाप चलने में मदद करते हैं। आसपास की पक्षियों की चोंच का आकार उनके खाने से कैसे जुड़ा हुआ है? तो पक्षियों की चोंच का आकार उनके खाने के आदतों से उनके अनुसार अनुकूलित होता है। जैसे उदाहरण के लिए, बीज खाने वाले पक्षियों की चोंच छोटी मजबूत होती है ताकि वो बीज को आसानी से उठा सके, जबकि कीड़े पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच पतली और नुकीली होती है ताकि वो कीड़ों को आसानी से पकड़ सकें। क्या सभी पक्षी उड़ते हैं? नहीं। यदि नहीं तो उनके पंख कैसे होते होंगे? तो देखिए, सभी पक्षी नहीं उड़ते। हमने कई पक्षी ऐसे भी देखे जो नहीं उड़ते हैं, जिनके पंख होते हैं पर वो नहीं उड़ते हैं। जैसे शतुरमुर्ग हो गया, पेंगुइन हो गए, उनके पंख या तो छोटे और अविकसित होते हैं, तैराकी के लिए अनुकूलित रहते हैं। जैसे आप मुर्गी को देख सकते हैं, मुर्गी ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाती है, जरा सा बस एक कदम उड़ने के लिए वो अपने पंखों का यूज़ कर पाती है, नहीं तो उड़ नहीं सकती है पर, ठीक है। चींटियाँ कैसे एक पंक्ति में चलती है? तो ये रास्ता कैसे ढूंढती होंगी? तो चींटियाँ एक पंक्ति में फेरोमोन नामक रसायन का स्राव करके चलती हैं, जिससे वे एक दूसरे का अनुसरण कर पाती हैं और रास्ता ढूंढ पाती हैं। अगर आप देखिए, उनकी लाइन में कुछ बीच में कुछ कर देंगे ना, तो वो एक दूसरे से भटक जाएंगी, वो एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। तो आप देखिएगा, चींटियाँ लाइन में चलती है तो जहाँ से गुजर रही हैं, चाहे वो टेढ़ा है रास्ता या कैसा भी है, वो वैसे ही जाएंगी, ठीक है, अपने रास्ते को बदलाव नहीं करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा व्यवधान कर दिया तो वो इधर उधर हो जाएंगी, भटक जाएंगी।
अगला क्वेश्चन है जंगल, खेत, तालाब और घर में कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं। तो जंगल में देखिए शेर, बाघ, हिरन, बंदर, विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। खेत में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, चूहे, गौरैया। तालाब में मछली, मेंढक, बत्तख, सारस। घर में कुत्ते, बिल्ली, चूहे, छिपकली, कबूतर इत्यादि जो हैं ये जगह जगह पर पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और है क्वेश्चन कि प्राथमिक चिकित्सा के समय सोचिए और क्रमबद्ध करिए। यदि कोई नीचे गिर जाए, घायल हो जाए तो सही उपचार का क्रम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे घाव को अच्छे से धोना, ठीक है। देन क्या करेंगे, घाव को सूखे कपड़े से पोंछना। देन घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना और लास्ट में करेंगे एक साफ कपड़े की पट्टी बांधना, ठीक है। तो इस तरह से डन होते हैं सभी क्वेश्चन आंसर्स। और एक लाइन कही गई है यहाँ पर, सड़क दुर्घटना से बचना है तो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कीजिए। अगर आपको दुर्घटना से बचना है तो अधिक से अधिक पालन करने की कोशिश करें, सड़क सुरक्षा नियमों की पालन करें, ताकि आपकी वजह से किसी और का भी हनन ना हो और ना आपका हो, क्योंकि परिवार सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, परिवार के सदस्य सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से डन होता है कंप्लीट चैप्टर, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन आपको बताए हैं, चाहे वो अवलोकन के हों, गतिविधि के हों, पोस्टर निर्माण के हों, चित्र निर्माण के हों, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। इतनी मेहनत अगर आपके लिए की जाती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो आपके लिए भी, आपको भी बनता है कि आप भी करें, और एक कमेंट जरूर करा करें कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन सी जगह से देख रहे हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, ये जरूर से बताइएगा। आपका नाम क्या है, आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं। इसी के साथ में डन होता है अध्याय 7 रेगिस्तान का तूफान। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि न्यू नोटिफिकेशन, न्यू चैप्टर जब भी मैं अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।